ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो एफकैट का जो सीरीज चल रहा है हमारा, उसमें आपका स्वागत है। और आज मैं विशाल भारती आपको एक टूर पे लेके चल रहा हूँ, टूर ऑफ हिस्ट्री। जैसे कि हमने देखा और सारा सिलेबस एनालाइज करने के बाद कि देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है एफकैट में। तो उसमें हम आपके लिए ये सीरीज लेके आए हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब करेंगे। तो आज हिस्ट्री करेंगे। और हिस्ट्री जैसे कि आप जानते हैं, वट एवर हैपन इन पास्ट। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप मुझे देख रहे हैं, ये पास्ट में देख रहे हैं, प्रेजेंट में देख रहे हैं या फ्यूचर में देख रहे हैं? आप बोलेंगे सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, लाइट जब मेरे पे पड़ रही है तो इस कैमरा के थ्रू आपके पास पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली उसको चाहे कुछ कम समय लगता है पर समय तो लगता है। तो आप मुझे पास्ट में देख रहे हैं, आप मुझे ना तो प्रेजेंट में देख रहे हैं ना फ्यूचर में देख पाएंगे। हमेशा कोई भी चीज़ आप जो देखेंगे वो पास्ट में देखेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है कि आपको वो पता ही नहीं लगता कि हम प्रेजेंट में हैं या पास्ट में हैं। तो अभी जो हिस्ट्री हम लेके चलेंगे पूरी सीरीज, आप एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो इसमें 3 से लेके 6 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। उसका एक बाइफर्केशन है, उसका एक पूरा रूप है। और अगर आप यहां देखेंगे स्क्रीन पर, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी यहाँ पे आए हैं वो अपना पेन पेपर लेके बैठे, अपना पानी का गिलास रख के बैठे, मैंने भी रख रखा है यहाँ पे, और बिल्कुल तैयार हो जाइए सेशन के लिए, क्योंकि फास्ट पेस्ड होगा, केवल एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इसमें हिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले वो देखेंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एग्जामिनेशन की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि हम ये देखें कि पुराने साल में क्या आया है, पुराने पेपर्स में क्या आया है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अगर हम देखते हैं तो मैंने ये पाया कि ये सिलेबस 6th 7th और 8th क्लास का एक सिलेबस है। और इस सिलेबस में भी जो ये रेड पोर्शंस मैंने कर रखे हैं, ये वो पोर्शंस हैं जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जो बराबर पूछे जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में केवल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पर्टिकुलर पेपर के अंदर। मेडिवल का पार्ट बहुत कम है, सल्तनत और मुगल एम्पायर बहुत कम पार्ट है, लगभग 1 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आएगा पर एग्जामिनेशंस। और जो मॉडर्न है वो बहुत अच्छा पार्ट आता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस मॉडर्न के आते हैं। तो अगर मैं रफली कहूं तो ये सेशन कवर करने वाला है 3 से लेके 6 क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज थोड़ा करने का तरीका अलग होगा। आप प्रिपेयर्ड ए ब्यूटीफुल टाइमलाइन, और मैं जब टाइमलाइन प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने देखा एक बहुत अच्छा टाइमलाइन ऑलरेडी यूट्यूब पे है, और मैंने कहा कि ठीक है, क्यों ना उसका यूज़ किया जाए। तो उसमें से भी मैंने पोर्शन लिया है, और मुझे लगता था कि शायद मैं इससे बेटर प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा जो मिस्टर सेन गुप्ता ने करा हुआ है। तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं और उस चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हमारा प्रिपरेशन जो है वो एफकैट के लिए, हमें पीएचडी नहीं करना है। हमने जो क्वेश्चंस आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस अगले 1.5-2 घंटे में उसको पूरा कवर करना है, सो दैट इट कैन बी ए फास्ट रैपिड रिवीजन फॉर यू। और आप जब भी इस वीडियो को लेके बैठे, 1.5 से 2 घंटे लगे और हिस्ट्री का पोर्शन खत्म, एज फार एज एफकैट इज कंसर्न। जो बाकी कैंडिडेट्स इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, ऑफ कोर्स हिस्ट्री आपके काम की भी है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन से आएंगे वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, और आप हमारे साथ यहां पर इस चीज को परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि क्वेश्चन पुराने क्या क्या कहते हैं, कहां से आते हैं। किसी भी एंट्रेंस को करने का सबसे बड़ा तरीका है पुराने पेपर्स देखिए, उससे आपको यह पता लग जाएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्या चाहता है आपसे, वो क्या जानना चाहता है स्टूडेंट किस लेवल तक तैयार हो। जैसे कि मैंने बताया, ये 6th 7th और 8th है। आप सिलेबस देखेंगे तो वो कहेंगे कि ग्रेजुएशन तक का आपको आना चाहिए। नहीं, हिस्ट्री में आपको ग्रेजुएशन तक का नहीं आना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, अगर आपको टाइमलाइन अपनी मालूम है, अगर आपको मालूम है क्या इवेंट कब हुआ था, तो बहुत कुछ या कहाँ हुआ था,
तो बहुत कुछ आप कवर कर चुके हैं हिस्ट्री में। और फिर इतना डिटेल जाना क्यों है, क्योंकि हमें तो 5 से 6 क्वेश्चन ही मिलेंगे ना एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वो पेपर्स जो पुराने आ चुके हैं, और उसके लिए मैंने ये कंपाइल किया है, पूरा एक पैटर्न कंपाइल किया है जो आप देख पाएंगे यहाँ। ये एंशिएंट हिस्ट्री से आपका पूरा मैंने लिखा है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे दौरान जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप देखिए। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में देखते हैं। द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट हैज बीन फाउंड अलोंग, ये 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में ये क्वेश्चन आया है। और यहां पर आप देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं। घाघर हाकरा इज द साइट जहां सबसे ज्यादा एक्सकवेशन मिला है, जहां पे सबसे ज्यादा आपको साइट्स मिली है हड़प्पन साइट से रिलेटेड। नाउ हड़प्पा साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि साइट बेसिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। जैसे अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, वेयर इज लोथल। नाउ लोथल इज द ओनली प्लेस जहां पर हमको शिपयार्ड मिला है। तो ऑब्वियसली शिपयार्ड कहां पर होगा, गुजरात में होगा। तो यहां पर आप देखेंगे राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं हो सकता, पंजाब नहीं हो सकता, राजस्थान नहीं हो सकता, गुजरात ऑब्वियस हो सकता है क्योंकि पोर्ट मिला है। तो लोथल जो इंपॉर्टेंस है वो पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि जब हम हड़प्पन साइट्स की बात करेंगे तो जब हम पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना है कि हमें यहां पर साइट्स पर ध्यान देना है, कहां पर क्या मिला, ग्रेट बात कहां पे मिला, राइट। मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीजें मिली, मदर गॉडेस मूर्ति कहां मिली, किस मटेरियल की बनी हुई है। तो हमें जो चीजें करनी है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। नाउ sorry, pardon me for this. Now the person who is regarded as the greatest law given of ancient India. Now अब कहां पहुंच गए हम वैदिक पीरियड में पहुंच गए। हम उन पीरियड में पहुंच गए जहां पर चीजें अब लिखित रूप में या मौखिक रूप में याद रखी जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंपोज होके जाती थी। तो वहां पर सबसे बड़ा नाम है मनु, जिन्होंने लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से मनुशास्त्र पूरा बनाया। नेक्स्ट, विच टेक्स्ट ऑफ द वेदास रेफर टू मेडिसिन। अब अगेन वेदास के ऊपर बात हो रही है तो सामवेद है। और कई लोग अगर इसमें आंसर में कहीं पर आ जाता सामवेद की जगह क्या डाला जा सकता है, ये आप मुझे चैट में बताइए फटाफट। अभी जो भी लोग हैं वो चैट में मुझे बताएंगे सामवेद की जगह और क्या डाला जा सकता है। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के नाम से नहीं आएगा, वहां पे क्वेश्चन सामवेदा के नाम से आएगा कि सामवेद में इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दी गई हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विंग्स वाज नॉट पार्ट ऑफ एस्पियोनेज सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य। अब हम कहां पहुंच गए, अब हम मौर्यन एम्पायर में पहुंच गए, कौटिल्य। अब आप ये देखिए टाइमलाइन में अगर आप देखेंगे 2500 साल से बीसी से शुरू हुआ है हमारा, तो अभी हम मगध पहुंच गए। मतलब कुछ एरिया हड़प्पन साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हुआ, कुछ वैदिक लिटरेचर से इंपॉर्टेंट हुआ, और हम सीधा अब पहुंच गए कौटिल्य के पास, मतलब चाणक्य के पास। और यहां पर जो क्वेश्चन आया है वो पॉलिटिकल ब्रांच इज द आंसर। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से इंपॉर्टेंट एरियाज निकल के आ रहे हैं जो हमको करने हैं। Which of the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander invasion? Next important question. Alexander invasion से आता है, कब किया था, क्या आउटकम्स हुए, रिट्रीट कहां से किया, रिट्रीट कब किया, कौन सा बैटल कब हुआ था। ये अलेक्जेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये गौतम बुद्ध के ऊपर आया है। और आप देखिए गौतम बुद्ध और जैनिज्म ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सिलेबस के। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हमें डिटेल में देखना है। मतलब अब तक क्या क्या हमें डिटेल में देखना है, हड़प्पन साइट कहां कहां है, कौन कौन सी है, उनके इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस क्या है, दूसरा वैदिक टेक्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा। उसके बाद हमको देखना है कि चाणक्य से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नहीं। फिर हमको देखना है गौतम बुद्ध। तो द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्ध वाज
एट दैट टाइम पाली वॉज द लैंग्वेज. सो ये आपको ध्यान में रखना है, पाली. नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर? सेवियर एंड स्पिरिचुअल टीचर ऑफ जैनिज्म. सेवियर एंड स्पिरिचुअल टीचर, तीर्थंकर का मतलब ये होता है. तो जैनिज्म में कौन थे? ऋषभनाथ. नाउ केवल वो फर्स्ट नहीं पूछ सकता, वो आपको 22nd पूछ सकता है, वो आपको 23rd पूछ सकता है. तो क्या आपको सारे याद रखना है? नहीं, आपको सारे याद नहीं रखने. आपको क्या क्या याद रखना है वो डिटेल सेशन जब हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम लेंगे. क्योंकि आप देखिए अगला क्वेश्चन, दिस इज इन 2017. हु वाज द 23rd तीर्थंकर? तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, पार्श्वनाथ. अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज फ्रॉम अशोक, द अशोका पिलर. लायन कैपिटल जो कार्विंग होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया था. वो कहां था? सारनाथ. प्लेस इज इंपॉर्टेंट. आप ध्यान दीजिए, अभी तक कोई भी डेट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्रोनोलॉजी जो चलेगी वो डेट वाइज चलेगी. मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया एक टाइमलाइन प्रिपेयर की है, जैसे कि मैंने बताया, उस पर हम आएंगे. लेकिन क्वेश्चंस देख लें पहले, जिससे कि जब हम टाइमलाइन पे आए तो हम उसको उस हिसाब से कर पाए. नाउ द लैंग्वेज ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन, इट इज प्राकृत और ग्रीक और अरामिक. अब ग्रीक और अरामिक उस क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो अगर कोई नया क्वेश्चन बनता है तो प्राकृत, ग्रीक, अरामिक तीनों ऑप्शन देके लास्ट में दे देगा ऑल ऑफ दीज. और जो बच्चे पूरा डिटेल नहीं जानते हैं वो केवल प्राकृत टिक करके आ जाएंगे और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो ये तीनों ही लैंग्वेजेस में उसके इंस्क्रिप्शंस थे. द इमॉर्टल फेम ऑफ अशोक लार्जली रेस्ट अपॉन. किस वजह से अशोक इंपॉर्टेंट है? हमारी हिस्ट्री में अशोक राजा तो बहुत हुए, अशोक ही क्यों इमॉर्टल माना जाता है, जो इतना डिटेल में अशोका द ग्रेट करके हम उसको करते हैं? सिर्फ इस वजह से कि उसने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया और प्रोपोगेट किया. तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. हम क्वेश्चंस वो ले रहे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं. इन क्वेश्चंस के बाद में सिलेबस में आऊंगा, जिससे आपको एक बहुत फेयर आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको कवर अप करना है. राइट नाउ why did Kalinga prove to be turning point in the life of Ashoka? Now this was a question 2015. Now Ashoka became a zealous Buddhist. Now this is zealous, यहां पर zealous नहीं है, zealous है, मतलब बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक, जिसमें बहुत जील होता है किसी काम को करने के लिए, बहुत एनर्जी होती है, वो दिस विल बी द आंसर. नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका. अब देखिए अशोक के ऊपर लगातार अब हम छठा क्वेश्चन कर रहे हैं. मतलब क्या हुआ? इट इज एन इंपॉर्टेंट पोर्शन इन आवर सिलेबस. तो अशोका ऑब्वियसली है, यहां पर आंसर है. अब इसमें और डिटेल्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है? उसके सन का नाम क्या था, या उसकी डॉटर का नाम क्या था, और उसने उसको कहां भेजा. नाउ सत्यमेव जयते इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स? मुंडका उपनिषद, महाभारत, रामायण या अर्थशास्त्र? मुंडका उपनिषद से यह लिया गया है सत्यमेव जयते. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा सा समझें और ये इंपॉर्टेंट है. यहां पर जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं. इंडियन हिस्ट्री बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे पीरियड इसमें है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड है. कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे पास अपने चीजों में कोई वर्णन नहीं मिलता. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नालंदा यूनिवर्सिटी. सॉरी. तो नालंदा यूनिवर्सिटी का हमें एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं मालूम था कि कहां पे है इंडिया में. और फिर जब सर्चेस हुए, रिसर्च हुए, तो पता लगा कि एक चाइनीज पिलग्रिम आया था, उसने अपने उसमें दिया हुआ है, वो यहाँ 5 साल रुका उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसने पढ़ाई करी, तो उसने पूरा डिटेल दिया था उस यूनिवर्सिटी का. तो वहां से हमें पता लगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड थी, उसके बारे में सारा डिटेल हमको मिला. तो ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर. तो जैसे फैन कब आया? चंद्रगुप्त 2 के पीरियड में आया, तो वो पूछेगा ह्वेन सैंग कब आया. तो
तो जब टाइमलाइन पे हम आएंगे तो हम इनको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे। हु इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नाउ अगर हम देखते हैं, समुद्रगुप्त अगेन इज एन इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं, इनको कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जो 2014 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है दैट इज कलहंस राजतरंगिणी। अब ये 12 सीई के आसपास आया है। ये थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, इनोवेटिव क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। बेसिकली उन्होंने पूछा तो है, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया। 2014 के आसपास ये लिया है, उस समय दिस एरिया वुड हैव बीन इंपॉर्टेंट कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को उठा लिया वहां से, और इनडायरेक्टली वो आपके करंट अफेयर्स भी चेक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, हु रोट पंचतंत्र? वैष्णु शर्मा। 2018 का क्वेश्चन है ये। द फाउंडर, अब देखिए ऊपर के जो दोनों क्वेश्चंस थे ये सोर्सेस से है। द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी इज सिमुका। सतवाहना डायनेस्टी में केवल यही एक क्वेश्चन मुझे दिखा जो आया है। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड एट द अजंता एंड एलोरा केव्स? तो सतवाहना, हिंदू सतवाहना डायनेस्टी, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सतवाहना से आया है। मेटेलिक कॉइन फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया? नो, दिस इज ए क्वेश्चन विच कैन हैव डिबेट। कब हुआ था, पहला कब हुआ था, कहां हुआ था, लेकिन एज फार एज द बुक्स आर गोज, एनसीईआरटी गोज, इट इज बिहार एंड ईस्टर्न यूपी जहां पर फर्स्ट मेटेलिक कॉइन यूज किया गया था। नाउ द्रविडियन आर्ट इज एसोसिएटेड विद संगम पीरियड। ये जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस आपने अभी तक देखे, ये सारे क्वेश्चन एशियंट से आए हैं और बस इतने ही आए हैं। मतलब 24 क्वेश्चंस आए हैं इन ऑल इन द लास्ट 10-12 years। कहने का मतलब है साल में 2 बार होता है हाफ कैट का एग्जामिनेशन, तो ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन हुए? 1 से 2 क्वेश्चन। अब मैं आप पे क्वेश्चन डालता हूं। क्वेश्चन ये है, आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं कहता हूं कि नहीं, आपको एक क्वेश्चन पेपर बनाना है और उस क्वेश्चन पेपर में आप कोशिश करिए कि 1 से 2 क्वेश्चन एशियन हिस्ट्री के आए और वो क्वेश्चंस इस सिलेबस से आए। तो आप क्या करोगे? आपके पास चॉइस ज्यादा नहीं है। यू हैव टू चूज फ्रॉम द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक एग्जामिनर की तरह अगर सोचना शुरू कर देंगे, स्टूडेंट तो है लेकिन एग्जामिनर की तरह सोचना शुरू कर देंगे कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ क्वेश्चन को स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर कुछ भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल कुछ भी आ सकता है, नॉट अ बिग डील, क्योंकि है, क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर मुझे इतने सारे क्वेश्चंस में से किसी एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ही देना हो तो मैं क्या चूज करूंगा? मैं स्टूडेंट्स को कहां पर टेस्ट करूंगा, उनको कैसे टेस्ट करूंगा? तो अभी तक जो हमने एरियाज देखे, उस एरिया में हम अगर देखें तो सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था एंशिएंट हिस्ट्री में वो था हड़प्पन साइट्स, दूसरा था वैदिक लिटरेचर, तीसरा था मगध एम्पायर से रिलेटेड अगर हम आते हैं तो कौटिल्य वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, देन अशोका वॉज ए इंपॉर्टेंट थिंग, समुद्रगुप्त वॉज अगेन इंपॉर्टेंट, सतवाहना से केवल 2 क्वेश्चंस आए हैं और बाकी मिसलिनियस इधर उधर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी क्या होगा, जब हम टाइमलाइन करेंगे तो हम उन चीजों पर ही ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ये एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, 24 क्वेश्चंस इन ऑल। आगे चलते हैं। अब मजेदार बात क्या है कि मेडिवल पार्ट में अगर हम आते हैं, आपको मालूम है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और जो मेडिवल पार्ट है उसमें बहुत सारा हिस्ट्री हमारा हमें पता ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8th सेंचुरी पूरी गायब है हमारी हिस्ट्री की बुक्स में से, और अगर गायब है तो ठीक है, हमें पता है कि उसके क्वेश्चंस हमारे पास नहीं आने वाले। तो जो मेडिवल पीरियड है इसमें केवल 12 से 16 क्वेश्चन बने हैं टोटल पूरे इस पीरियड में, लास्ट 10 to 12 years, मतलब नॉट मोर देन ए क्वेश्चन फ्रॉम द एंटायर मेडिवल हिस्ट्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहां से आ रहे हैं। मिडिल एजेस एजुकेशन कन्फाइंड थी केवल ब्राह्मण्स के लिए,
What was the term used for measurement of land in Delhi Sultanate period? Mashtahat. Then Alauddin Khilji did not build. क्या चीज उसने नहीं बनाई है? तो जमात खाना मस्जिद उसने नहीं बनाई है, बाकी तीनों चीजें उन्होंने बनाई है. तो अभी खिलजी पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ बिसाइड्स द कुतुब मॉस्क, द कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक इज सेड टू हैव बिल्ट. और क्या बनाया है उन्होंने? अधाई दीन का झोपड़ा. दिस इज एन अजमेर, जो उन्होंने बनाया है. 2016 का क्वेश्चन है. तो अभी देखिए दो क्वेश्चन बिल्डिंग्स पे और आर्किटेक्चर पे आ गए. व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक? नाउ तुगलक पर खिलजी खत्म, तुगलक पर कुतुबुद्दीन ऐबक एक क्वेश्चन. मतलब सल्तनत में केवल वो एक एक दो दो क्वेश्चन हो रहे हैं. और पता नहीं, मेरी अभी फीलिंग है कि इस बार रजिया पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, रजिया सुल्ताना पे आ सकता है. नोट कर लीजिए, कहीं टिक मार लीजिए, हो सकता है. देखिए, और हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? बाबर. खत्म हो गया सल्तनत पीरियड. 4 क्वेश्चन, सल्तनत पीरियड खत्म. तो क्या अब इसमें और क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है कि कौन सा फाउंडर किस पर्टिकुलर 5 में से जो सल्तनत पीरियड में हुए हैं, कौन सा आ सकता है. तो अब जब हम करेंगे तो उसको हम डिटेल में लेंगे. विच वॉर वॉज फॉट बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं इन द ईयर 1540 AD? द बैटल ऑफ कन्नौज. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट बैटल. देखिए, हिस्ट्री में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो इंडेक्स की तरह आप यूज कर सकते हैं. जैसे कोई फॉरेन विजिटर आया, वो आपके लिए इंडेक्स बन सकता है. अब आप कहेंगे सर ये इंडेक्स क्या होता है? तो चलिए, मैं जितने लोग यहां पर हैं मैं उनसे पूछता हूं कि जब आप 4th क्लास में थे और आप हिंदी का पेपर फाइनल दे रहे थे, तो क्या आप बता सकते हैं उसका 4th क्वेश्चन क्या था? आप कहेंगे सर अजीब सी बात कर रहे हैं, पिछले पेपर का तो पता नहीं है, आप 4th क्लास का 4th क्वेश्चन पूछ रहे हैं. चलिए, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपसे पूछता हूं. जब आप 4th क्लास में थे और पेपर दे रहे थे, और जब आप चौथे क्वेश्चन पे पहुंचे थे, तो अमिताभ बच्चन गुलाब का फूल लेके आपके पास आए, बेस्ट ऑफ लक, ये मेरी तरफ से आपके लिए. क्या अब वो क्वेश्चन आप भूलेंगे? क्या डिफरेंस है? केवल एक ही डिफरेंस है. डिफरेंस है आपका एक इंडेक्स क्रिएट हो गया. अमिताभ बच्चन विद दैट फ्लावर कमिंग टू यू एंड विशिंग यू गुड लक इज नाउ एन इंडेक्स. सो हिस्ट्री अगर आपको याद रखनी है या पढ़ना है, तो वो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा. और उसका कैसा तरीका है वो भी हम लेने वाले हैं बहुत जल्द. तो समझना क्या है, इंडेक्स क्रिएट करना है. तो पहला इंडेक्स क्या हुआ? फॉरेनर्स कब कब आए. दूसरा इंडेक्स क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स या वॉर्स कौन कौन से हुए जिनकी वजह से पूरा का पूरा हिस्ट्री टर्न अराउंड हो गया. चेंज आया है, टर्मोइल आया है, बहुत ज्यादा भारी चेंजेस आ गए एडमिनिस्ट्रेशन में. पूरी की पूरी हुकूमतें चली गई और नए लोग आके काबिज हुए. कहने का मतलब वो आपका इंडेक्स है. अगर वो इंडेक्सेस आपको क्लियर हैं तो हिस्ट्री में आपको कोई बीट नहीं कर सकता. नाउ नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम पेशावर टू कलकत्ता वाज बिल्ड बाय. नो, पेशावर यू नो, काबुल, पेशावर, इट इज इन अफगानिस्तान. नो, ये एक अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि ये सिल्क रूट पहले से हम जानते हैं. शेर शाह ने इसको दोबारा से बनाया था, इसको रीबिल्ड करा था. तो अगर ये द फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय ना होके रीबिल्ट होता तो ज्यादा बेटर था मेरे हिसाब से. फिर भी ये शेर शाह सूरी आंसर ही रहेगा. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन 21 अप्रैल 1956 में हुआ है, 26 में हुआ है. ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बैटल हुआ है. नाउ दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर. क्यों? क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और उस बैटल फील्ड में इब्राहिम लोदी के साथ 15,000 सैनिक मारे गए थे. और वहां से मुगल सल्तनत का स्टार्ट माना जा सकता है इब्राहिम लोदी को हराने पर. नाउ दिस इज एन इंडेक्स, a proper index which you can make. 1526, 21st April. Okay. Who was the known as father of administration in medieval India? Now, father of administration in medieval India, Akbar. This is the answer. मैं डिफर कर सकता हूं एज एन हिस्टोरियन कि नहीं, शेर शाह सूरी हो सकता है, अकबर नहीं हो सकता है, क्योंकि शेर शाह सूरी की बहुत सारी चीजें अकबर ने एज इट इज अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लागू करी थी. लेकिन ना, जो बुक कह रही है वो कह रही है अकबर इज नोन एज द फादर. सो अकबर इज नोन एज द फादर. यू शुड नॉट चेंज द आंसर बिकॉज वहां पे गड़बड़ हो जाएगा. और
टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विद। नाउ आपको पता है कि कॉन्सेप्ट आया था जहां पर 9 रत्न होते थे अकबर के दरबार में, और बीरबल भी उनमें से एक थे। तो ये जो 9 रत्न होते थे वो किस चीज में महारत हासिल थी उनकी, इस चीज पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो टोडरमल किस में थे? फाइनेंस में थे। बीरबल का जब क्वेश्चन आता है तो बीरबल मल्टीपल डायमेंशनल पर्सनालिटी था, और उसका से हर चीज में था, मिलिट्री में था, एडमिनिस्ट्रेशन में था, फाइनेंस में था। मगर अगर आप समझेंगे तो अकबर का नेक्स्ट वॉज बीरबल, और डाउनफॉल भी जो शुरू हुआ है वो बीरबल की डेथ के बाद से शुरू हुआ है। अकबर खुद इस बात को कबूलते हैं अपनी बुक्स में। नाउ विच रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय अकबर? दीन इलाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल एफकैट में नहीं है, ये लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, इंक्लूडिंग पीसीएस ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन प्रोफेशनल सर्विसेज, एनडीए में, सीडीएस में। क्योंकि ये दीन इलाही नाम से जो धर्म इन्होंने बनाया, ये ऑलमोस्ट उसके बाद और कोई ऐसा धर्म अभी नया नहीं बना, अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। अकबर बुलंद दरवाजा, विक्ट्री ओवर, ये बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? ये गुजरात पर जो विक्ट्री हुई थी उसके बाद ये बनवाया था। नाउ कितने क्वेश्चंस हो गए? ये 13 क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चंस इन हाउ मेनी इयर्स? 12 इयर्स, 10 to 12 इयर्स। सो one question per particular examination, not more than that. Now we come to the next important aspect, and this is modern India. आपने ध्यान दिया होगा ये जो क्वेश्चंस अरेंज्ड हैं, ये क्वेश्चंस सीक्वेंस एक टाइमलाइन के हिसाब से मैंने अरेंज करे। ये क्वेश्चंस ऐसे आए नहीं है, ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशंस में अलग अलग समय पूछे गए, लेकिन मैंने उनको टाइमलाइन में अरेंज करा है जिससे आपको आसानी हो ये समझने में कि क्वेश्चन आते कहां से। अब देखिए मॉडर्न इंडिया में जो सबसे पहला है क्वेश्चन वो ये है कि यूरोपियंस कब से आने शुरू हुए। अगर मैं आपसे पूछता हूं आउट ऑफ द बीट कि भाई ये बताइए पहला नेवल एक्सपीडिशन इंडिया में कब लॉन्च हुआ, तो अगर कोई है तो आंसर में दे सकते हैं। नौ, यहां पर जो पहला ब्रिटिश फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ वो क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, मलचीपत्तनम। बैटल ऑफ प्लासे, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स अगेन, बैटल ऑफ प्लासे 1757। इनफैक्ट अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड करता हूं तो मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, और एक पार्ट है 1757 तक, दूसरा पार्ट है 1857 तक, और तीसरा पार्ट है 1857 से लेकर और 1947 तक। और इस लास्ट पार्ट को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, फेज 1 एंड फेज 2, मतलब गांधीयन एरा 1915 के बाद और 1950 से पहले। तो अब ये इंडेक्स क्रिएट हो गया, ये इसी तरीके का इंडेक्स मैं अभी क्रिएट कराऊंगा। नाउ who was the person behind conversion of East India Company from trading company into a regional power? 2016. Now this is very important question, Lord Clive. तो जब हम यूरोपियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब हम ब्रिटिश रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो अब हमारा इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2 हो जाते हैं। एक हो जाते हैं वो जो बैटल्स हुए थे, और दूसरे किसके रेन में क्या हुआ था, कौन वाइसराय था या गवर्नर जनरल था और उसने क्या किया। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एफकैट। कि अच्छा क्लाइव था तो क्लाइव के समय क्या हुआ, फिर उसके बाद कोई और आया तो उसने क्या किया, टिल 1947। दिस विल बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू शुड नो। नाउ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली मेरठ से स्टार्ट हुई है, मेरठ कैंट से स्टार्ट हुई है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही मिटेनी? नाउ अगेन लॉर्ड कैनिंग। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं, वाइसराय, गवर्नर जनरल कौन था, उस समय क्या हुआ था, दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलवेज। नाउ बाजीराव वाज अपॉइंटेड एज पेशवा एट द एज ऑफ 20 अंडर द रेन ऑफ छत्रपति साहू। दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम शिवाजी। शिवाजी का एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन हिस्ट्री में। नाउ इंडियन रूलर हु डिफीटेड ब्रिटिश इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रूल्स ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। There are wars, Mysore wars,
कार्नेटिक वॉर्स, मराठा वॉर्स, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, आता है तो जेब में नंबर, नहीं आता है तो आप उसको फिर नेगेटिव एस्पेक्ट से डील कर सकते हैं क्वेश्चन को, टाइमलाइन अगर क्लियर है तो। नाउ सुधी मूवमेंट was run by, शुद्धि मूवमेंट was run by, this was run by आर्य समाज। नाउ ये एक छोटा सा पोर्शन आता है ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, जो इवेंट्स हुए हैं हमारी सोसाइटी में उससे रिलेटेड है। तो ब्रह्मो समाज जैसे राजा राम मोहन राय इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगेन फॉर दिस एग्जामिनेशन। ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। आप देख रहे हैं ये 2018 में है, 2012 में क्वेश्चन है। नाउ फ्रॉम हेयर महात्मा गांधी जी का पीरियड शुरू हुआ 1915। अब आप देखेंगे पहले दो क्वेश्चंस, देखिए चालाकी क्या होती है एग्जामिनर की, वही पूछता है जो उसे पूछना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे महात्मा गांधी लेफ्ट साउथ अफ्रीका टू रिटर्न टू इंडिया इन 1915। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी लेफ्ट साउथ अफ्रीका टू रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली इन। नाउ 2 साल का फर्क पड़ गया। और कई जगह अगर बुक्स में देखेंगे तो वो 1914 भी दिया होगा, लेकिन दीज आर द राइट आंसर्स जो ये एग्जाम ने आंसर्स को चूज करा है। 1915 he returned to India, then he may again have gone back, और जो परमानेंटली 1917 में वो इंडिया आ गए। नाउ गांधी जी इज फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सत्याग्रह केम अप इन चंपारण। फर्स्ट जो होता है किसी भी चीज का फर्स्ट अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। चंपारण ड्यूरिंग whose tenure as Viceroy of India were the greatest martyrs Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru hanged? Now again किसके टेन्योर में हुआ था? लॉर्ड इरविन, right? Two great revolutionaries who threw a bomb in legislative assembly were, now भगत सिंह एंड बी के दत्त। तो ये बी के दत्त केवल अगर दत्त ही याद रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। बटकेश्वर दत्त, ठीक है, इन्होंने दोनों ने असेंबली में फेंका था, और दिस वाज ए फेक बम, मतलब इट वाज जस्ट अ बम विच कैन क्रिएट साउंड। और उन्होंने बोला था कि जो लोग नहीं सुनते हैं उनके लिए धमाका जरूरी है, इसलिए उन्होंने करा था। उनको, वो किसी को हार्म नहीं करना चाहते थे, ना कोई इसमें हार्म हुआ था। नाउ गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, एवरीबडी नोज दिस। एंड इसमें इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा सॉल्ट दांडी मार्च में। ज्यादा से ज्यादा ये बन सकता है कहां से कहां तक वो लोग गए थे, या कितने किलोमीटर का वो वॉक था। Who among the following had discovered Brahmi script in 1838? John's Prinsep. Now this is a question from the source of history, right? Who accorded the title Mahatma Gandhi to M.K. Gandhi? Obviously Rabindranath Tagore. So now this is an important questions जो थोड़ा सा हटके ऑफ द बीट क्वेश्चंस होते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? 1921। अब देखिए डायरेक्ट ईयर पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डायरेक्ट ईयर पे क्वेश्चन आ रहे का मतलब क्या है, हमें ईयर मालूम होने चाहिए, तो वो हम टाइमलाइन में देखेंगे अभी। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी। अब ये क्वेश्चन कहां से आया? कांग्रेस के आने के पहले, कांग्रेस के आने के पहले रिवोल्यूशनरी पार्टीज हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन आया है। ये बात नहीं है कि कांग्रेस के पहले और बाद में, डिवीजन देखिए, इंडेक्स के डिवीजन में देखिए क्वेश्चन उसने किस तरीके से आपसे पूछा है। The Constitution of India was promulgated on January 26, 1950 because, क्यों इसी दिन करा गया? Now this is the answer. This day was being celebrated as the Independence Day since 1929. 1929 जो सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने ये कहा कि अब हम पूर्ण आज़ादी चाहते हैं, तो उस दिन से उसको वो मनाते हैं, और हर साल मनाते थे। तो 1929 में ये हुआ था, तो 26 जनवरी को हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया। दिस इज द आंसर। द वाइसराय हु डिवाइडेड बंगाल बाय फॉलोइंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाज, देखिए मैं आप बोल रहा हूं कि कहां इंपॉर्टेंट बन रहा है, लॉर्ड कर्जन। तो अभी जब हम देखेंगे तो इनको बहुत आराम से, इनको ध्यान से देखेंगे। Who among the following was the Congress president at Madras session of 1927 when
It boycotted the Simon Commission. M.A. Ansari. Now, जब 1915 के बाद या कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है तो एक इंडेक्स और तैयार होता है जहां पर इनके सेशंस हुए, और वो सेशंस हमें ध्यान रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हुए, जहां पर कोई मास मूवमेंट शुरू हुआ, जहां पे कोई उन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखी है जनता के सामने। सारे नहीं याद करने, कुछ लोग सारे याद करने बैठ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो आता है वो भी गड़बड़ हो जाता है। केवल वो चीजें जो, जैसे पहला सेशन कहाँ हुआ, कितने लोग उसमें आए थे, तो पहला सेशन इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जहां जहां इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। हु वॉज द वाइसरॉय व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया? 2015, लॉर्ड इरविन। अगेन, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था। आगे देखिए, सेम क्वेश्चन 2016 और ये क्वेश्चन आया है 2015। सेम क्वेश्चन वॉज रिपीटेड, ऑल्टरनेटिव ईयर्स। उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, एग्जामिनर के पास भी, बेचारों के पास उतना ही हिस्ट्री है, और वो भी बाहर से नहीं पूछ सकते। तो आप लोग इस बात से खुश हो सकते हैं कि सिलेबस को हम बाइफरकेट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज was passed on 26 January 1930 at Lahore session. This was what I was telling you about. Who was the first Governor General of India after independence? Lord Mountbatten. He is the first Governor General after independence. Right? अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। Who was the first Governor General of India? ध्यान से देखिए, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है, और ये क्वेश्चन आया है 17 में, और ये भी क्वेश्चन आया है 17 में। Who was the first Governor General of India? Warren Hastings. इस तरीके से वो उसको करते हैं। Which of the following places was chosen by गांधीजी to start his first सत्याग्रह? अभी हमने देखा था पहला सत्याग्रह कहां से था, चंपारण से था, और उसी पर दूसरा क्वेश्चन आ गया चंपारण पे। The first meeting of Indian National Congress was held at which place? Already told you. 1885 बॉम्बे इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पहली मीटिंग हुई है। कितने लोग थे, आंसर दीजिए, पहली मीटिंग में कितने लोगों ने ज्वाइन किया था? Who is the author of India Divided? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ताशकंद एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान। और ताशकंद एग्रीमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, और ये इसके एग्रीमेंट के साइन होने के वेरी सेम डे नाइट में शास्त्री जी का निधन हुआ है, और उस पर काफ़ी बातें भी हुई। लेकिन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना है कि ताशकंद जगह का नाम है, वो जगह कहाँ है, और किनके बीच में ये समझौता हुआ था। राइट, ये क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? लॉर्ड डफरिन। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, पहला मीटिंग हुआ। अब वहां से रिलेट करना है आपको। फाइंड द ऑड वन आउट। देखिए, प्लासे, हल्दीघाटी, पानीपत, तीनों लड़ाइयों के मैदान है, और सारनाथ कहां पर हमने देखा था। तो दोनों चीजों में हमें ऑड वन आउट करना है। तीनों ये जहां पे बैटल्स हुई है, सारनाथ में कोई बैटल नहीं हुई है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। इन 1954 which French settlement joined to India? Now, जब यूरोपियंस आए थे तो यूरोपियंस पार्ट बाय पार्ट आए थे, अलग अलग एरियाज में आए थे, तो वहां पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 54 में फ्रेंच सेटलमेंट जो इंडिया में आया वो पौंडीचेरी में आया। नाउ इन विच ईयर गोवा इज टेकन बाय इंडिया? देखिए, हम सबने पढ़ा है कि 1947 में हम आज़ाद हो गए, उसके बाद इंटीग्रेशन में सारी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जुड़ी गई, लेकिन कुछ बाद तक हुई हैं। 1961 में जाके गोवा हमारे साथ जुड़ा है। When did the Jallianwala Bagh massacre take place? 13th April 1919. Again a very important event. UN was established on 1945. After the Second World War, it was done. The Khilafat movement was merged with the movement, non-cooperation movement.
ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं जो पूछे गए हैं. हु रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान? कैबिनेट मिशन प्लान ने ये डिमांड जो था रिजेक्ट किया था. हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? A.O. Hume. Now, these are 42 questions from modern India history in the last 12 years. Now, I've gone through the entire scale of questions which started from ancient, medieval and modern. और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो ओरिजिनल पेपर से निकाले गए हैं और जो अलग अलग ईयर्स में आए हैं. नाउ ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको दिखाए हैं. यूट्यूब पे ये पड़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें नोट्स बनाने का नहीं है क्योंकि अभी जो मैंने आपको बोला है वो आप पॉज करके भी आराम से घर पे बैठ के देख सकते हैं. अब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का शॉर्ट ब्रेक दे रहा हूं और 2 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और उसके बाद हम इसको टाइमलाइन के साथ देखकर इसको कैसे याद करें उस पर काम करेंगे. ओके, जस्ट अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स.
ओके, वेलकम बैक। तो जल्दी से पानी पी लिया होगा, होके आ गए होंगे घूम के इस शॉर्ट नैप। आप सोच रहे होंगे सर ने ये शॉर्ट ब्रेक कर दिया। आपके ब्रेन की, मेरे ब्रेन की, किसी के भी ब्रेन की कैपेसिटी 45 मिनट्स होती है किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, और उसके बाद 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक ज़रूरी होता है। तो सेशन लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ब्रेक दिया आपको, अपने आप को भी और आपको भी। अब फ्लाइट के लिए तैयार हो जाइए, एफ कैट के लिए। और अब हम लेके आए हैं वो टाइमलाइन जो आपके सामने दिख रही है। देखिए, ध्यान से सुनिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ये यूट्यूब पे रहेगा, आप पॉज करके आराम से इसे लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो लिंक में भी डाल देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ टाइमलाइन फॉर इट, फॉर एनी हिस्ट्री। यू आर वेरी मच राइट, but we don't have to do PhD on it. What we have to do, we have to make a timeline which suffix our problem, that is the entrance which we are concentrating on. तो वो उसके लिए हमने काम पूरा कर दिया आपके लिए, आपको नहीं करना है, आपने तो सिर्फ उसे याद करना है। अब क्वेश्चन ये है कि उसको आप याद कैसे करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 120 डेट्स होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 120 डेट्स होंगी जो आपको याद करनी होंगी। जैसे आप अभी स्लाइड देख रहे हैं, ये 2500 BC से शुरू हुई है और 1192 तक गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो 1206 से 1600 तक, और फिर जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो 1605 से लेके 1800 तक, और फिर जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो 1802 से 1905, और फिर जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो आपको आपकी आज़ादी तक लेके जाएगी। 5 स्लाइड्स हैं, 5 स्लाइड्स में करीब 120 डेट्स हैं। लेकिन सर ये याद कैसे करें, ये कैसे हम करेंगे जिससे हम इसको याद रख पाएं? नाउ दिस इज ए गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बहुत ही पुरानी वैदिक टेक्निक यूज करेंगे, और आजकल उसका नाम फिनोटिक बोला जाता है। मैं आपको दिखाता हूं वो टेक्निक क्या है। ये देखिए कितना मटेरियल है, ये सारा मटेरियल है, ये सारा मटेरियल आपको करना है? नहीं, आपको नहीं करना है। ये सारा मटेरियल है लेकिन आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ वो करना है जो मैं बता रहा हूं। ये रिवीजन अगर आप करके चले जाते हैं तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर आपको कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको हेल्प करेगा ज़रूर। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सीधा सीधा उस टेक्निक पे आ जाएंगे जो हमारी हेल्प करने वाली है इसको याद करने के लिए। मैंने आपको ये टेक्निक पहले दी है पीरियोडिक टेबल कराते समय, और हमने क्या करा है, हमने एसोसिएशन यूज करा है, राइट। तो अभी हमने ऑलरेडी पेग मेथड करा हुआ है, हमने पीएमएस मेथड करा हुआ है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए एक बहुत क्विक रिवीजन मैं करा देता हूं जिससे कि आप समझ पाए ये क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। तो हमने क्या करा है, हमने नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया है शेप्स में। तो शेप्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, हमने उनको एक रिदमिक कोड दे दिया जिसको हम पेग कहते हैं, पेग सिस्टम कहते हैं। और उसमें जो कोड है वो क्या है, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, रिदमिक, नाम मिलता जुलता। तो जैसे आप देखेंगे 1 सन, ये आपके सामने कोड्स सारे हैं, आपको लिखने नहीं है, आपने सिर्फ मेरे साथ एक बार इनको देखना है। 1 सन, देयर इज ओनली 1 सन इन द यूनिवर्स। 2 शू, जब भी जूते लेने जाते हैं पेयर्स में लेने जाते हैं। आपका माइंड बहुत फास्ट है, आप सिर्फ मेरे साथ चलते रहिए, एक ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और उसके बाद देखिएगा क्या होता है। 3 ट्री, एक पेड़ है उसमें 3 ब्रांचेस हैं, ओके। फॉर मी 4 इज मोर अ ब्यूटीफुल, मोर अ पिकॉक, ओके। फॉर मी 5 इज नाइफ, नाइफ, रैम्बो नाइफ। 5 उसमें ग्रूव्स हैं, देखिए आपके सामने है। 6 फॉर मी इज विक्स, वही जो खाते हैं, खांसी आ रही है जैसे मेरे को भी आ रही है तो मैं बीच बीच में लॉरेंजेस लेता रहता हूँ। 7 इज हेवन, फिर आगे देखिए 7 इज हेवन, 7 हेवन। अरे 7 पहाड़ हैं, रेनबो कलर्स भी 7 होते हैं, हर पहाड़ पर एक कलर है, देखना है सिर्फ। 8 इज प्लेट, आपके घर में क्रॉकरी आई है, प्लेट पे, हर एक प्लेट पे 8 लिखा हुआ है। फॉर मी 9 इज वाइन, बस 9 बजे सारे शराबी इकट्ठा, काम खत्म। ये ऑलरेडी अगर जिसने नहीं करा हुआ है, डिटेल में ये मैंने सेशन पीरियोडिक टेबल के साथ लिया हुआ है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ओके। 10 इज हेन,
मोटी सी मुर्गी है, उसके 10 चिक्स हैं. ओके, फॉर मी 11 इज लेमन, 12 इज शेल्फ, 13 इज थर्स्टिन, प्यासा. प्यासा मतलब ठंडा, मतलब कोको कोला. देखिए, फॉर मी 14 इज फोर्टिन, किला, रेत का बना हुआ किला. 15 इज लिफ्ट, 16 इज स्वीट 16, 17 is Mota Sethin, 18 is attacking any movie like border movie, 19 is Namkeen, and for me 20 is auntie. तो ये रिदमिक कोड्स हो गए. ये पेग मेथड हो गया जहां पे आपने कन्वर्ट कर दिया नंबर्स को टू अ विजुअल. ये कहां काम आने वाले हैं? जब हम अभी हिस्टोरिक डेट्स के ऊपर आएंगे तो जो आपकी सेंचुरीज हैं वो हैं ये विजुअल कोड्स हैं, जो सेंचुरीज हैं. जैसे मैं बोलता हूं 1947, तो ये 19 है, 19 नमकीन. 1857, 18 अटैकिंग. तो जो जितनी सेंचुरीज हैं वो कवर हो चुकी हैं. लेकिन हमको कुछ और कोड्स चाहिए होंगे, हमें 25 तक एटलीस्ट कोड्स चाहिए होंगे, क्योंकि हमारा टाइमलाइन 2500 बीसी से शुरू होता है. तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए हमने क्या करा, नेक्स्ट मेथड लिया. ये दिस इज अ शेप मेथड, और ये 1 जो है ये स्टिक में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. 1 इज चेंजिंग इनटू ए स्टिक. ओके, 2 इज चेंजिंग इनटू ब्यूटीफुल डक. आप कहेंगे सर डक कैसे बन सकता है इसमें? तो डक कैसे बनता है वो हम देखते हैं. और ये है 2, और ये बहुत खूबसूरत सी एक डक बन गई. आप देख सकते हैं यहां पर 2. तो मैंने शेप को एसोसिएट कर दिया आपके थॉट प्रोसेस से. राइट, क्लियर? ओके, ओके, नेक्स्ट 3. बहुत सुंदर 3. जब हम बात करते हैं तो ये हार्ट बन गया. शेप, केवल शेप पकड़ना है आपको. ओके, 20 तक के कोड्स ऑलरेडी हो रखे हैं, तो वो आप पकड़ सकते हैं. नेक्स्ट, चेयर. देखिए, ये 4 उल्टा करिए तो क्या बनता है? चेयर बन जाता है. एंड नेक्स्ट इज हुक. ये 5 को मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो ये हुक का फॉर्म ले लेता है. नाउ यू हैव गॉट विजुअल्स. आपके पास सेंचुरी के विजुअल्स हो गए हैं. 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 मोर, 5 नाइफ, 6 विक, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 hen, 11 lemon, 12 shell, 13 thirteen, coke, 14 fort, 15 lipton, 16 sweet 16, 17 satin, 18 attacking, 19 namkeen, 20 auntie. 1 stick, 2 duck, 3 heart, 4 chair and 5 hook. 25 centuries covered. तो बीसी से चलेंगे तो 2500 बीसी से हम आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा 1947 तक आएंगे. तो हमारी सारी डेट्स कवर हो चुकी हैं, सारी सेंचुरीज कवर हो चुकी हैं. रहता ओके. अब इसमें हम नेक्स्ट मेथड ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं पीएमएस मेथड. और पीएमएस मेथड में हम क्या करते हैं, हम पीएमएस मेथड में कन्वर्ट करते हैं किसी भी नाम को किसी विजुअल के अंदर. जैसे हमने बोला हाइड्रोजन, तो मैंने इसको बना दिया हाइड्रोगन, मतलब पिचकारी. सिंपल. नेक्स्ट, हीलियम, हेल. लिथियम, लीची का पेड़. देहरादून में हूं, देहरादून से लाइव कर रहा हूं. लीची यहां का फेवरेट फ्रूट है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई होता है. बेल, बेरिलियम. बोरोन, बोरी, बोरोप्लस, बोरोलिन. These can be your PMS, personal meaning. Now what you are doing? You are converting your words into visual objects. Right? So this is the method through which you can convert. Now carbon is carbum, or car made up of bomb. Then bone. Then nitrogen, night में चलने वाली गन, मतलब पटाखे. Next. Okay, this is ox. गाय का पापा, oxygen. Okay. Next, it is flu. सबको पता है आजकल फ्लू, फ्लूरीन. ओके.
Next, neon signboard. So now this is what is PMS method, where you can convert your words into a visual object. So now you know how to convert centuries into visual objects. You know how you can convert your words into objects. There can be a name of an emperor or a viceroy or a governor general which you cannot relate to. You can convert it into a personal meaning now. Now I come to the next aspect of it, and we reach to what I called as phonetic. Now ये है क्या, इसका डिटेल क्या है वो आप समझिए. ये एक श्लोक है जो वेदास में दिया हुआ है, और उस श्लोक के हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि ये कृष्ण की स्तुति कर रहा है, कुछ लोग इसको शंकर भगवान की स्तुति मानते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये साउंड को कन्वर्ट कर रहा है लेटर्स में. और केवल इतना नहीं कर रहा, इसमें पाई की वैल्यू छुपी है, और इसमें पाई की वैल्यू की भी छुपी है, जो आपको किसी भी प्लेस का पाई का वैल्यू दे सकता है. ये सीधा मैंने श्लोक आपके सामने रखा हुआ है. लेकिन मॉडर्न टाइम्स में चूंकि हमें संस्कृत इतनी नहीं आती है, हमको इसको कन्वर्ट करना है टू आवर यूसेज फॉर आवर बेनिफिट. तो हमने क्या करा, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया टू द सिंबल ऑफ अ लेटर. से फॉर एग्जाम्पल 0, तो 0 स्टैंड्स फॉर शून्य, 0 स्टैंड्स फॉर 0. तो हमने उसका पहला लेटर ले लिया Z और S, और यहां से हमारा 0 का कोड हो गया. 1 इज आइदर T और D, ट या ड हिंदी में, और 2 इज N. अगर आप देखिए 2 को लिखेंगे तो N के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 और ना, इसको हिंदी में आप ना बोल सकते हैं. 3 इज M, मां. देखिए आप 3 को लिख के देखिए, इस तरह लिखेंगे तो M दिखाई देगा. 4 इज R. बहुत सारी लैंग्वेजेस में 4 का लास्ट लेटर होता है वो R होता है. 4, 4 एंड सो ऑन. नाउ 4 इज R एंड R मीन्स रा, और 5 इज L. 5 इज L. 50 का रोमन कोड होता है L. यहां पे हमने 5 का रोमन कोड L ले लिया है. फॉर मी 6 इज J, G, श एंड च. ज, ज, श, च, श. तो ये 4 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर हम उठा लेते हैं, ये इसका सिंबल हो जाता है. 7 इज K. देखिए अगर मैं एक 7 ऐसे लिखता हूं और दूसरा 7 ऐसे लिखता हूं तो इट मेक्स की. मैं आपको याद भी कराता चला जा रहा हूं, मेकिंग इट फास्ट, क्योंकि सेशन हमारे पास लिमिटेड है. आप देखिए 8 में F अगर हम ऐसे बनाते हैं तो 8 से फ या व, ये 2 लेटर्स हो गए जो हमें इंग्लिश लेटर्स हैं, और फ या व हिंदी में. अब आप देखिए ये इसकी मिरर इमेज है, और इसकी मिरर इमेज के रेट करूंगा तो ये B बन जाएगा, प या ब, P या B. आप सोचेंगे सर ये क्यों करा रहे हैं. मैं आपको ये क्यों करा रहा हूं, ये अभी एक एग्जांपल से लेते हैं. से फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था जलियांवाला बाग हैपेंड इन 1919. नाउ यू हैव टू लर्न दिस. What I have done is I have divided this 19 and 19 into 2 different forms. I have divided it in 2 different forms. Now from here I have got century, और इससे मुझे उसका ईयर मिलता है. तो 19 was namkeen, and this again 19 can be T, D, P, B. Now, as you see, there are no vowels in it. A, E, I, O, U. ये कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं आपको इन सारे लेटर्स में. मतलब मैं इनका यूज कर सकता हूं किसी भी नंबर को किसी पर्टिकुलर विजुअल ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए. जैसे मैंने यहां पर अगर A लगा दिया तो ये बन गया टैप. ये बन सकता है टब, ये बन सकता है टैब. नाउ आई हैव गॉट अ विजुअल फॉर इट. मीन्स आप मेरे पास इसका विजुअल है. मान लीजिए मैं इसको टैप करता हूं. अगर आप इसको डिकोड करेंगे तो क्या आएगा, T से 1 और P से 9, 19.
सो यू कैन कोड एंड डिकोड इट। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो फटाफट मुझे मैसेज पे भेजिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, जिससे कि मैं आगे चल पाऊं। ओके, नाउ इट मीन्स मोस्ट ऑफ इट इज क्लियर टू यू। तो आगे चलते हैं इसमें। तो अब हमने क्या करना है, अब हम अपनी टाइमलाइन पे जाएंगे। ये आप नोट कर लीजिए, कोड्स आपके पास ये जरूरी है कोड्स, क्योंकि ये हेल्प करेंगे आपको किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए किसी भी विजुअल ऑब्जेक्ट में। ओके, ये और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में यूज करेंगे या हिंदी में यूज करेंगे, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। बस जो साउंड आप ले रहे हैं उसी साउंड का लेटर आपको चूज करना है और उसमें वोवल्स ऐड करके उसको किसी भी चीज में कन्वर्ट कर देना है। ओके, नाउ आई कम टू द टाइमलाइन अगेन। Now this is our timeline। और यहां पर आप देख रहे हैं एक टाइमलाइन, जो वो टाइमलाइन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एफकैट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइमलाइन तो यहां रहेगी, आप पॉज करके आप बाद में नोट कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं देयर आर पोर्शंस विच आर येलो मार्क्ड, दीज आर द इंडेक्सेस फॉर यू, कि हिस्ट्री को समझने के लिए आपका इंडेक्स है ये। जैसे 2500 से लेके 1500 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। क्वेश्चन और क्या क्या आ रखा था आपने ध्यान से देखा होगा, अगर जो मैंने क्वेश्चंस कराए तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अर्बन साइट्स का कहां पे है, ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद लोथल ये क्वेश्चन आया है, तो एक्सकेवेशन साइट्स पे क्वेश्चन आया है। अब इसमें करंट अफेयर्स ऐड करते हैं। क्या करंट अफेयर्स ऐड करेंगे, अभी लेटेस्ट साइट कौन सी निकली है, सिनौली जगह है जो लेटेस्ट साइट निकली है। और इसने क्या करा है, क्या इंपॉर्टेंस है इस साइट की, इसने इंडियन हिस्ट्री को और 5000 साल पीछे कर दिया है। मतलब ये कहता है कि नहीं 2500 साल नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन 7000 बीसी से स्टार्ट हो गया था। नाउ ये 5000 साल पीछे पहुंच गए कार्बन डेटिंग के हिसाब से। अभी और साइट्स निकलेंगी, क्योंकि संगम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि लिटरेचर 50,000 साल पुराना है। अगर आप सोचिए 50,000 साल पुराना हमारा लिटरेचर है तमिल लिटरेचर, तो ये सभ्यता कब की होगी। खैर, अभी जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है वो हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है 1500 से 1000 अर्ली वैदिक एज, ये ऋग्वेद। क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद कब कंपोज हुए थे, तो 1500 के बीसी के आसपास वो कंपोज होने शुरू हुए थे। राइट, कंपोज हुए थे, लिखे नहीं गए थे। दे वर रिटन 900 years डाउन द लाइन। नाउ लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक है, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्रह्मण्यकास, संहितास, उपनिषद और सूत्रास, ये सब 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में हुए। अब आप देखिए 500 ईयर्स का डिफरेंस है, तो यहां पर जबरदस्ती हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मेमोरी टेक्निक्स लगाने के लिए। हमारी कहानी शुरू होती है यहां से, इस जगह से ये कहानी शुरू होती है। ये हमारा इंपॉर्टेंट एरिया था, हमने देखा था बुद्धा के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते थे। तो गौतम बुद्धा 5 जगह इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी नेपाल में है, यहां पे बाउंड हुए। नॉलेज कहां अटेन करी, बोध गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये बिहार में है। पहला सरमन कहां दिया, सारनाथ, वाराणसी के पास है ये जगह। और निर्वाण कहां हुआ, कुशीनगर,
ये कहाँ हुआ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट aspect of information which can be there in your examination this time. So this what you have to learn. Now 563 to 483, 563, 5 का कोड मेरा क्या था? जस्ट 5 was knife. Okay, fine. एक हमारे पास वर्ड आ गया। और 63 के अगर उससे जाएंगे तो जे, और 3 का है एम, और जैम। ओके, नाइफ पे जैम लगा लिया आपने। और क्या गौतम बुद्ध साहब क्या कर रहे हैं? नाइफ से जैम ले रहे हैं और ब्रेड पे लगा रहे हैं और खा रहे हैं। इतना सा देखना है। गौतम बुद्धा आपने बहुत तस्वीरों में भी देखा होगा, आपकी बुक्स में भी दिया होता है, उसका विजुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई भूल सकता है तो ये भूल सकता है कि गौतम को बुद्धि कैसे आई जैम पर उन्होंने नाइफ से ब्रेड पे लगा के, और वो उन्होंने लिया तो उनको बुद्धि आनी शुरू हो गई। और फिर आपको पीएमएस मेथड यूज़ करना है। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए मैं इस पे 1 मिनट मैंने लगाया। अगला इंपॉर्टेंट एरिया महावीर से रिलेटेड है, 540, 468। ये देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो लगभग कंटेम्पररी कह सकते हैं आप इनको, आसपास ही चल रहे हैं। यहां पर क्या जगह इंपॉर्टेंट है? कुंदनग्राम जो वैशाली के पास है, और निर्वाणा उन्हें कहां मिला? पावापुरी में, जो पटना बिहार में है। नाउ दीज आर द एरियाज जो आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो कहेगा कि ये बताइए जब अलेक्जेंडर आया था तो नॉर्थ इंडिया में कौन सी ताकत थी, नॉर्थ इंडिया में कौन सा किंगडम चल रहा था? तो आपको मालूम होना चाहिए, नंदास, महापद्मानंदा वॉज देयर। मगध एम्पायर का, मगध जो महाजनपद बना, 16 में से सबसे बड़ा जनपद जो बना उसमें मगध है। और मगध में उस समय नंदा रूल चल रहा था, जिस समय अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। और इन्वेजन कब हुआ था? 326। और इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ हेडेपिस। और 326 को याद करने के लिए फिर हमारे पास 3 इज ट्री, और 26 अगर मुझे याद करना है तो 2 इज एन, और 26 में 6 SH, नाश। अपने नाश के लिए अलेक्जेंडर इंडिया पे अटैक कर रहा था, ठीक है, और ट्री पे बैठा हुआ था और अपने नाश के लिए इंडिया पे अटैक करना आ रहा था। और ऑब्वियसली जब वो यहाँ से लौट के जाने लगा तो तक वो सब कुछ खत्म हो गया, उसकी पूरी सेना भी समाप्त हो गई, उसको भी चोट लग गई और रास्ते में उसकी भी डेथ हो गई। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं 326 से। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्यन डायनेस्टी का अब तक क्वेश्चन नहीं आया है। दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि अशोका से पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट रूलर हुआ है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ है। मौर्यन डायनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। नाउ 273 टू 232 इज रेन ऑफ अशोका, ही वाज सन ऑफ बिंदुसारा, राइट। नाउ इसको याद करने के लिए अगेन यू कैन कन्वर्ट। मुझे आपके नॉलेज पे, आपके थॉट प्रोसेस पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि आपने पकड़ लिया होगा कि कैसे इसको करना है। मैं अगर हर एक का फिनोटिक बनाता जाऊंगा तो वो टाइम लेगा आपके लिए। मैं आपको तरीका बताता चला जा रहा हूं, और ये पकड़ लीजिए, जो येलो लाइंस हैं ये पकड़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो ये रेड मैंने करा हुआ है, येलो और रेड करा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे। मैं स्लाइड्स को आपके लिए थोड़ी थोड़ी देर स्क्रीन पे रखूंगा, तो जब ये सेशन पूरा हो जाए तो यू कैन अगेन रीस्टार्ट इट, पॉज इट, यू राइट इट देयर एंड देन। अभी तो बात समझ लीजिए केवल। कलिंगा वॉर, अशोक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अभी तक जो नहीं आया है वो ये नहीं आया है कि अशोक ने जब बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था तो कौन था जिसकी वजह से कन्वर्ट किया था? हिज नेम वाज उपगुप्ता, और 257 में किया था, कलिंग वॉर के बाद किया था, राइट। नाउ एक क्वेश्चन ये बहुत आ रहा है, अभी एफकैट में तो नहीं आया है लेकिन अभी पीसीएस, पीसीएसजे और बाकी जगह पे आया है, और ये आया है बुद्धिस्ट काउंसिल को लेके। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो 3 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई वो कब कब हुई। तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो पाटलिपुत्रा में हुई 250 में। फिर अगली है साका इन्वेडेड इंडिया इन 90,
दिस इज इंपॉर्टेंट, आ सकता है। विक्रम संवत यहां से शुरू हुआ, विक्रम इरा यहां से शुरू हुआ किंग विक्रमा के नाम से, और ये 58 में हुआ। और एक क्वेश्चन जो और इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो अभी तक नहीं आया है, वो कनिष्क के ऊपर नहीं आया है। यहां से साका इरा ब्रिंग इन हुई है 78, ये इंपॉर्टेंट है। सतवाहना पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इस बार मुझे लगता है कि संगम पे आ सकता है कि 100 से लेके 300 के बीच में, अब हम एडी में आ गए हैं तो 2500 साल हम कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री को ऐसे पढ़ना है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है ना। चंद्रगुप्त 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 335 से 380 का पीरियड जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस समय समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त पे क्वेश्चन आ रहे हैं एफकैट में, तो समुद्रगुप्त वाले पोर्शन को थोड़ा सा डिटेल में देख लिया जाएगा। तो एक तो वो नेपोलियन था, दूसरा वो कविराज था, उसको कविता लिखना बहुत अच्छा लगता था। वो राजा है जिसने बहुत तेजी के साथ अपने राज्य को ग्रो करा। और उसके बाद जो आए हैं वो है विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त 2। अब इनका रेन क्यों इंपॉर्टेंट है? इनका रेन इंपॉर्टेंट सिर्फ इसकी वजह से है कि एक चाइनीज पिलग्रिमिस्ट था फयान के नाम से जो इंडिया में आया था। तो वो पूछ सकता है कब से कब तक आया था, तो 405 से 411 डेट्स मैं आपको दे रहा हूं, इनको कन्वर्ट करेंगे। और आने वाले सेशंस हैं वो मेरे से आप बताएंगे, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं आपको उसमें फिनोटिक कोड्स और अपने कोड्स दे दूंगा। हम डिटेल सेशन जो लेते हैं उसके अंदर ऑफ कोर्स हम सारी चीज़ें लिखते हैं, आपने देखा है बहुत काफ़ी मसाला है हिस्ट्री का। लेकिन अभी चूंकि 10-15 दिन रह गए हैं तो पूरा मसाला पढ़ने का ना तो टाइम है, ना आप उसमें एनर्जी वेस्ट करिए, क्योंकि आपके मिलने 4 से 5 क्वेश्चन ही है। तो आप केवल उस पर कंसंट्रेट करिए जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। और हर्षवर्धन अगेन इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमको करना चाहिए। और इसमें जो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया वो आ सकता है ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया इन 630 to 644, ठीक है। और ये राजा कहाँ का था? ये राजा कन्नौज का था। कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट है? कन्नौज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी एक इत्र दरबारी पकड़ा गया है जिसके पास से करोड़ों रुपए मिले हैं। वहां पे खूब सारी मशीनें लगाई गई, तब जाके उनका कैश कैलकुलेट हुआ है। तो कन्नौज वही वाला कन्नौज है जहां इत्र बनता है। और वहां से हर्षवर्धन साहब जो थे वो आए थे, और उनके ही रेन में ह्वेनसांग ने विजिट किया था। ये दूसरा पिलग्रिमेज। मुझे अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया कि पहला नेवल एक्सपीडिशन इंडिया के लिए कब लॉन्च हुआ था। खैर अभी नहीं तो कल तक देख के दीजिएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो अभी तक नहीं टेकअप की गई, 630। ये है 2 राजाओं का क्लैश, जो बड़े राजा उस समय इंडिया में थे, एक नॉर्थ इंडियन और एक साउथ इंडिया में, जब हर्षा का क्लैश हुआ था पुलिस्किन 2 के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां से कमजोरी शुरू हो गई थी, रिसोर्सेज वॉर में ज्यादा यूज हुए थे। नाउ अब 1985 और 1014 में राजा का जो था वो रूल था। और इसमें इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है कि एडी 1000 में ग्रेट सर्वे स्टार्ट हुआ था, लैंड सर्वे। जो लैंड सर्वे आज की डेट में हम देखते हैं, लैंड सर्वे ऑफ इंडिया जो पूरा देखते हैं, मैप सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत 1000 एडी में हुई थी, राजा के समय के आसपास। और फिर अगली 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत सी चेंज आया है। क्यों? क्योंकि अब इन्वेजन शुरू होंगे, और ये इन्वेजन हुआ है महमूद ऑफ गजनी का। 27 साल तक उसने कई बार इंडिया में आके आक्रमण किया है। तो उसका 1000 से 1027 तक ये इन्वेजन्स चले हैं। और उसके बाद जो दूसरी डेट मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए, वो है 1191, जहां पर पृथ्वीराज 3 डिफीटेड मोहम्मद गौरी, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। और अगर इस बैटल में हारने के बाद पृथ्वीराज 3 जो है वो गौरी साहब को निपटा देते तो शायद आगे की हिस्ट्री डिफरेंट होती। लेकिन हुआ क्या, 1 साल के बाद ही दोबारा बैटल हुआ, ये बैटल ऑफ टेरेन इन 1192, इसको सेकंड बैटल बोलते हैं। इसमें मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया, और यहां से पूरा चेंज हो गया।
अब ये आप यहाँ से 2500 BC से चले और 1192 तक पहुँच गए हैं, मतलब लगभग आपने एक पोर्शन एंशिएंट का पूरा ख़त्म कर लिया है। आपको हिस्ट्री इतनी ही जाननी है। इसमें जो और डिटेल्स होंगी वो हम समय पे कवर करेंगे, लेकिन आपको हिस्ट्री इतनी ही जाननी है। यहाँ से आपके आंसर्स निकलने शुरू हो जाएंगे, आपके इंडेक्सेस प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। अब इस पर हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और उसमें हम देखते हैं कि 1206 नाउ दिस वाज द टाइम फ्रॉम वेयर यू से कि मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है लगभग सल्तनत पीरियड, फिर मुगल एम्पायर आएगा। देखिए इसमें मैंने ऑलरेडी येलो कलर से मार्क करा हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास अभी नहीं बचा है आज के सेशन के लिए। मेरा ये सोचना था कि मैं पूरा इसको कवर कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको एक सेशन और चाहिए होगा। लेकिन फिर भी एज पर द शेड्यूल हम चलेंगे। मैं ये स्लाइड्स कुछ देर के लिए यहाँ पर ऑन रखूँगा, जिससे कि जब सेशन पूरा हो जाए तो आप यूट्यूब पे इसको दोबारा से देख के इसको पेन अप कर सकते हैं। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। कल जो लोग स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ेंगे वो ज्योग्राफी के लिए जुड़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे इन डेट्स को अपने पास रखने की थ्रू माय मेथड, और फिर मुझे बताएंगे कि आप कितने कामयाब हुए। किसी चीज़ का फिनोटिक अगर आपसे नहीं बनेगा आप मुझे बताएंगे, किसी चीज़ का पीएमएस नहीं बतेगा तो आप मेरे साथ शेयर करेंगे, वो मैं आपको एक बीच में सेशन रख के एक उसको मैं पूरा करा दूंगा। ये पूरा एक पीरियड है 1206 से 1600, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्वेजन्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें इस बार जो क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है वो क्वेश्चन आ सकता है, मैंने पहले भी बताया, रेन ऑफ एम्प्रेस रजिया। क्यों? क्योंकि दिस वाज द ओनली लेडी जो सुल्तान बनी है। ये बहुत है, लास्ट एंड द फर्स्ट वुमेन रूलर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और देखिए आपको पता है कि अब आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भी गर्ल्स की भर्ती शुरू हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्पावरमेंट हो रहा है। लेकिन देखिए 1236 से 1240 4 साल के लिए केवल एक ही फीमेल हुई है, इसलिए मुझे लगता है इस बार इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अगर वो पूछते हैं कोई और विजिटर कौन सा आया, तो यहां पर देखिए मार्को पोलो आ सकता है, इब्न बटूटा आ सकता है, देख रहे हैं आप, निकोलो कॉन्टाई आ सकता है, और उसके बाद ऑफ कोर्स सबको मालूम है कि वास्को डी गामा साहब आए थे, जो कैलिकट में आए थे 1498 में। तो ये जो मैंने सर्कल करे हैं ये इंपॉर्टेंट है एरियाज जहां पर क्वेश्चन बनता है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एफकेट में। उसके बाद और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें खिलजी डायनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुगलक डायनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोकन करेंसी कब इश्यू हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो अब तक नहीं पूछा गया है। ये जिसको पागल राजा बोला जाता था, जिसने कैपिटल भी चेंज कर दिया, जिसने करेंसी का मेथड भी चेंज कर दिया, तो ये अभी तक नहीं पूछा गया है, आ सकता है। और फिर इन्वेजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तैमूर का इन्वेजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है आपके एग्जाम में। इधर मंगोल इन्वेजन हुआ है चंगेज खान का, जो इंपॉर्टेंट है। और यहां से हम बिल्कुल दूसरा मेथड अडॉप्ट करते हैं जहां पे हम बैटल्स पे कंसंट्रेट करते हैं। देखिए बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला बैटल जो हुआ वो बाबर डिफीट्स राणा सांगा ऑफ मेवाड़, ये दो बैटल हुए जिसकी वजह से जो राजपूत की पावर थी वो इंडिया में कमजोर हुई, और जिसकी वजह से धीरे धीरे मुगल्स आने शुरू हो गए। ये कहा जाता है कि मुगल्स ने इंडिया पे राज किया है, मुगल्स ने इंडिया पे कभी नहीं राज किया है। मुगल्स ने एक पार्ट पे राज किया है इंडिया के, पूरे इंडिया पे वो कभी राज नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी अगला है हाँ 1538। एक इंपॉर्टेंट बात जो खत्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि आज अगर 2022 है तो 21 और 22 इंपॉर्टेंट है। आज से 50 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ,
150 साल पहले क्या हुआ, 200 साल पहले क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बनेंगे। तो जब हम करंट अफेयर्स का सेक्शन लेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, तो हम उसको उसमें कवर कर लेंगे, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हम 75th बना रहे हैं, किस चीज का बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, अमृत महोत्सव हम उसको बोलते हैं, तो उसका रीजन क्या है। कारगिल वॉर आप देखेंगे 99 में हुआ, तो कितने साल पूरे हो गए। तो जो चीजें, अब कुछ चीजें पूरी हो रही हैं, उसी तरीके से गुरु नानक जी की डेथ 1539 में हुई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। उसके बाद बैटल ऑफ कलिंजर हुआ, सिरहिंद हुआ, बैटल ऑफ त्यालकोट हुआ, हल्दी घाटी हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर आपको आता है तो इसमें आपको डायरेक्ट मार्क्स आपकी जेब में आते हैं। ओके, come to the next slide of it. (1600) तक हमने देख लिया था। 1605 यहां से डेथ ऑफ अकबर हुआ, और यहां से धीरे धीरे मुगल पीरियड नीचे आएगा और ब्रिटिशर्स की पावर इंक्रीज होगी। यहां पर इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। अब देखिए ध्यान से, ये वॉर्स हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश कब हुआ, बैटल ऑफ प्लाजे कब हुआ। आपने क्या करना है, वही, अगर मुझे बैटल ऑफ प्लाजे याद करना है, 17 इज सेठजी एंड 57 इज एल एंड के लेक। सेठजी और लेक, अब ये दो मेरे पास वर्ड्स आ गए, और प्लासे को मुझे तोड़ना है। तो प्लास लेके जो सेठ जी हैं वो लेक में घुसे हुए हैं, पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सी वायरिंग ठीक कर रहे हैं, आई डोंट नो, पर कर रहे हैं। और आपको इससे ये याद हो गया कि 1757 में वॉर ऑफ प्लासे हुआ था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट बैटल विच वॉज फॉट, बहुत ज़रूरी है। कभी जब डिटेल में हम सेशंस लेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। बैटल ऑफ प्लासे और बक्सर, ये दो बैटल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बैटल ऑफ बक्सर है, और एक और बैटल बीच में हुआ है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। ये तीन बैटल्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ब्रिटिश पावर इंडिया में सुप्रीम हेड हो गई, और वहां से उनका रूल शुरू हो गया। तो कहते हैं ना 250 साल ब्रिटिश ने करा राज, नहीं ऐसा भी नहीं है। 250 साल नहीं गया, बेचारे लड़ते ही रहे, कभी कहीं पीटे जाते थे, कभी कहीं जीतते थे, कभी कहीं हारते थे, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन यहां पर एक ऐसा पीरियड आया जहां से उनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो गई। ओके, फर्स्ट एंग्लो वॉर। अब यहां पर ध्यान से देखिए, वॉरिंग हेस्टिंग्स बन गए, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, फिर जॉन शोर थे, फिर लॉर्ड वेलेस्ले थे। इन्होंने क्या किया, इनके समय पे क्या हुआ, बस इतना ही नोटेड है, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसके समय क्या हुआ। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, उसी हिसाब से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट, देखिए आप ध्यान से, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग, आप देखिए मैंने किस तरीके से उसमें आपके लिए इंडेक्स तैयार करा हुआ है, देख रहे हैं। और ये हम आ गए 1905 से 10 तक, लॉर्ड मिंटो 2 वाइसराय बने हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग जो है वो मिस कर जाते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है गवर्नर जनरल और गवर्नर का। वो मैं आपको अलग से भेजूंगा लिंक में, क्योंकि उसमें क्या है, गवर्नर जनरल और वाइसराय ये कब बनना डिफरेंट हुआ, और एक ही बंदा पहले गवर्नर जनरल था फिर वाइसराय था। अगर आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं तो मुझे भेजिएगा, और मैं उसको चेक करूंगा कि आप लोगों को इस बारे में मालूम है कि नहीं। और क्वेश्चन जब आएगा तो वो आप उस पर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और इसके बाद ये आ गया जहां से गांधी जी अराइव हुए हैं सीन में, और ये आखिरी स्लाइड आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये बिल्कुल आप दिमाग में सेट करके जाएंगे, इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे, ये गांधीयन इरा, दो क्वेश्चन आएंगे, और ये बिल्कुल इतना ही आपको करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप ये समझ लीजिए दो क्वेश्चन इसमें से आपके आने वाले हैं पूरे। ओके,
क्योंकि टाइम हो गया है और 5 मिनट शायद ज़्यादा ही ले लिए हैं मैंने आपके, और सेशन मोर और लेस जो मैं कराना चाहता था उस तरीके से हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई और डेट पे हम कर लेंगे। अभी तो हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जैसे आज हिस्ट्री हमने डील करी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखे, उसके बाद हमने उस पर एक कोर्स कवरेज, एक टाइमलाइन के तहत काम किया। सिमिलरली कल हम ज्योग्राफी करने वाले हैं, और ज्योग्राफी में जो हम करने वाले हैं वो हम मैप्स पे आधारित बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है, अब क्या पूछा जा सकता है, हम उस पर बात करेंगे। ये जो टाइमलाइन है जो आपको मैंने दिखाई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको दोबारा से एक बार पॉज करके आराम से इसमें से सारी डिटेल्स लें, और वो पूरी डिटेल्स आप एक बार फिनोटिक मेथड, उसमें पीएमएस और पेग मेथड लगा के याद करने की कोशिश करें, और फिर मुझे फीडबैक दें। आपके फीडबैक पे काम करेंगे और देखेंगे कि आपको वो कैसा लगा, और कुछ और मुझे ऐड करना होगा तो ज़रूर ऐड करूंगा। फॉर नाउ, थैंक you very much and bye-bye. Best of luck for the examinations.